वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल तक मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। फिर एक बार दोबारा बताता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक बार रिवाइड करता हूं। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चार तरह की होती है। पहले कहलाती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी कहलाती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी कहलाती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी कहलाती है आपका ऑस्मोसिस। तो तीनों मैं करा चुका हूं। ऑस्मोसिस की बात चल रही थी, तो कल भी मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस के बारे में। सपोज कीजिए हमने एक कंपार्टमेंट लिया, उसमें हमने एक एसपीएम लगा दी। एसपीएम क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल थ्रू इट, दैट इज नोन एज एसपीएम। उनको एसपीएम बोलते हैं। अब हमने एसपीएम ये ले लिए। अब यहां पर क्या होता है? नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर 1 बार प्रेशर के अंदर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ को मूव करते हैं। यानी मान लीजिए प्योर वाटर है, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो वो घटना है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू एसपीएम। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस में बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहते हैं। अगर हम ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, यानी जो क्या हो 1 बार प्रेशर से ज्यादा हो, वो प्रेशर जिस प्रेशर को लगाने पर ये मॉलिक्यूल इधर जाना बंद कर दें, वो क्या कहलाता है आपका? उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी exerted on solution to prevent the movement of solvent molecule from higher solvent concentration to lower solvent concentration, या from pure solvent to solution, that is known as osmotic pressure। उसको हम osmotic pressure बोलते हैं। ठीक है। अब आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा। मान लीजिए नॉर्मली आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमारी जनरल कंडीशन थी जब हम स्कूल में नॉर्मली जाते थे। अब जब कोरोना हुआ तो क्या हुआ? एक रेस्ट्रिक्शन हो गई कि स्कूल नहीं खुलेंगे अभी। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा था कोरोना के दौरान, वरना आपकी क्लासेस तो क्या है, अप्रैल में स्टार्ट हो गई होती। तो इतना अब तक लेट क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि अभी गवर्नमेंट के रूल है, गवर्नमेंट ने हम पर एक प्रेशर लगा रखा है कि आप अभी बच्चों को क्लास में नहीं पढ़ाओगे, आपको कहाँ पढ़ाना है? केवल ऑनलाइन पढ़ाना है। तो ये तो हम पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया है। ये प्रेशर ही क्या मान लीजिए आप? इस प्रेशर को ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर मान सकते हैं। यानी वो एक्स्ट्रा प्रेशर या वो एक्सेस प्रेशर जिसको हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाएं ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव ना कर पाए, वो क्या कहलाता है हमारा? उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे बोलते हैं? द एक्सेस प्रेशर which must be exerted, which must be exerted, exerted on solution to prevent passage of the excess pressure which must be exerted in solution to prevent the passage of pure solvent to solution is known as, क्या कहेंगे उसको हम? ऑस्मोसिस। फिर समझ लीजिएगा। यानी वो एक्स्ट्रा प्रेशर या वो एक्सेस प्रेशर जिसको हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करें, जिसके अप्लाई करने पर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाना बंद कर दें, वो क्या कहलाता है हमारा? उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है जी। अब इसके लिए आपका टर्म दी गई है, इसको इंडिकेट करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय पाई, इसको पाई से इंडिकेट करते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटली, और हमें जब हमने एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी के अंदर तो हमें क्या पता चला? एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी ये इक्वेशन 1 हो गई, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
तो वो इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सेकंड हो गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूं, मिला देता हूं, तो क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है जी, फिर समझ लीजिएगा, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी exerted on solution to prevent the passage of pure solvent to solution is known as osmosis. It is indicated by pi, and experimentally pi directly proportional to C and pi directly proportional to T, या pi directly proportional to CT। अगर दोनों को मिला देता हूं, या उसके बाद में क्या समझ सकता हूं, मैं बोल सकता हूं pi इज इक्वल टू आर सी, आर इंटू सी इंटू टी, जहां आपका पाई बराबर कहलाता ऑस्मोटिक प्रेशर, आर कहलाता गैस कांस्टेंट, बताया था आपको पहले भी 11वीं में आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और बेटा टी होता है आपका टेम्परेचर, और सी कहलाती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो बराबर होती है एन बी अपॉन वी, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से ही, मान लिया इसको इक्वेशन मैंने थर्ड मान लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, जहां पर आप समझेंगे, इस फिगर को भी नहीं मिटा रहे, रब कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी पड़ेगी हमें। यहां हम जानेंगे पाई इंटू वी बराबर एन बी इंटू आर इंटू टी, या पाई इंटू वी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी। डब्ल्यू बी का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम इसको देखते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो हमें यहां से पता चलेगा कि यहां क्या है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आप इसको एक सेकंड थोड़ा वेट करिए बेटा, प्लीज एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है जी, तो यहां से क्या होगा, हम जानते हैं, हम लिखेंगे सिंस पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, यानी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सो इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती है। अब चूंकि पाई डिपेंड कर रही है किस पे, हमारी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, इसलिए क्या कहलाते हैं इसको हम, इसलिए इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए समझ जाएंगे। अब बात आती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना हो, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड के द्वारा मोलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे, पाई इंटू वी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी, या यहां से हम क्या कर लेंगे बेटा, यहां से हम कर लेंगे एम बी बराबर डब्ल्यू बी डिवाइड बाई पाई इंटू वी इंटू आर इंटू टी, जहां एम बी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट। बाकी सारी चीज मैंने आपको पहले बताई दी है, किस चीज में क्या क्या होंगी। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे।
तो अभी आपको बताया था कि ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, और जो भी आपकी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है हमारी, उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो समझिए दोबारा हमने क्या बोला आपको, समझिएगा। ओके, चलो हाँ बोलो, ठीक है, लिख दिया। सिंस पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बी सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से हम क्या करते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो पाई इंटू वी बराबर डब्ल्यू बी डिवाइड एम बी इंटू आर इंटू टी, या एम बी बराबर डब्ल्यू बी पाई इंटू वी आर इंटू टी, एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम बी क्या होता है हमारा, किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें बात आती है आपकी नेक्स्ट, ये तो था हमारा ऑस्मोसिस से बात रिलेटेड। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमंग ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अमंग ऑल कोलिगेटिव properties which is best method for calculation of molecular mass of substance। तो आंसर क्या होगा, इन सारी प्रॉपर्टी में सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का, तो हम लिखेंगे एंड वाई, और क्यों। तो आंसर लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज बेस्ट मेथड ड्यू टू
फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, दो कारण से। क्या क्या कारण होंगे? नंबर वन, पहला कारण होगा हमारा, नंबर वन आता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। देखो बेटा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप और बाकी जितने मेथड देखते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को बॉईल करनी पड़ेगी या फ्रीज करनी पड़ेगी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट है, या रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये सारी कंडीशन में क्या होगा, इन सारी कंडीशन में आपको टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। और कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, गर्म करने पर या चेंज इन टेम्परेचर के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। जब उनका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो उस डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड सबसे अच्छा होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम और सारे मेथड लेते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है सॉल्यूट की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट की जरूरत पड़ जाती है। यानी अगर हम माइक्रो लीटर में भी मिल जाएगा हमें कोई कंपोनेंट, तो तब भी हम क्या करेंगे, उससे उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है, नंबर टू, वेरी स्मॉल अमाउंट of solute give the value of osmotic pressure very good। तो दो कारण होते हैं। अगर आपसे पूछे जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे अच्छा मेथड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने कौन सा होता है, तो आप बताएंगे इन सारे मेथड में सबसे अच्छा मेथड होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, क्योंकि इट कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। एक तो हम इसको रूम टेम्परेचर कैलकुलेट सकते हैं, और दूसरा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बहुत कम मात्रा में अगर सोल्यूट की होती है तो वो भी आपको बहुत अच्छी वैल्यू देता है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ताकि आप मॉलिक्यूलर मास को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इसका क्वेश्चन हुआ। अब बात आती है आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। क्या होता है, समझिए इस फिगर में, अगर हमने एक प्रेशर अप्लाइड किया ग्रेटर देन 1 एवीएम, तो ये मॉलिक्यूल जाना बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक प्रेशर लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी व्हेन ए प्रेशर greater than osmotic pressure is applied on solution। यानी अगर एक प्रेशर जो ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। किसके अंदर द्वारा, एसपीएम के द्वारा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये क्या कहलाता है हमारा, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। वन सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, व्हेन
sea water is purified. When sea water is purified by rivers, purified by using cellulose membrane, then it is known as, क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज डीसालिनेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को डीसाल्ट करना। कैसे, समझिएगा। इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई होगी इस तरीके से। यहाँ पर हम एसपीएम ले लेते हैं, ये हमारी एसपीएम है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ हमने पिस्टन लगा दिया, यहाँ हमारा क्या है, सी वाटर है, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमने लगा दिया आपका, यहाँ प्योर वाटर है, तो ये वाटर हमारा यहाँ से आता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम यहाँ प्रेशर अप्लाइड करते हैं, यहाँ हमने प्रेशर अप्लाइड किया, ये प्रेशर है यहाँ पर ग्रेटर देन पाई। जब पाई से ज्यादा प्रेशर यहाँ अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल समुद्र मतलब सी वाटर से इधर आने लगते हैं, और जो सी वाटर बचेगा वो कंसंट्रेटेड बचेगा, उसको बड़ी बड़ी से आपके फील्ड में हम उनको सुखा देते हैं, तो वाटर एवोपरेट हो जाता है, वहां से हमें नमक मिलता है NaCl। तो ये हमारा डीसालिनेशन वाटर कहलाता है, इसको डीसाल्ट करना बोलते हैं वाटर के द्वारा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, सेलुलोज एस्टेट मेम्ब्रेन्स को पूछ देता कभी कभी, बताइए डीसालिनेशन वाटर क्या है। तो यहाँ अगर इस पर अगर हमने प्रेशर अप्लाइड कर दिया ग्रेटर देन पाई, तो ये मॉलिक्यूल इधर से इधर को चलने लगेंगे, और जब सी वाटर को, ये रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, जब सी वाटर को हम प्यूरिफाइड करते हैं यूजिंग सेलुलोज एस्टेट मेम्ब्रेन, देन दिस इज नोन एज डीसैलिनेशन वाटर, ये डीसैलिनेशन वाटर कहलाता है। उसके बाद आता है आपका डीसैलिनेशन वाटर के बाद आती है आपकी बात आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन which have same osmotic pressure is known as, क्या कहेंगे उनको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, हमारा सेम हो, वो क्या कहलाएंगे हमारे, उनको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दे हैव, दैट इज दे हैव सेम कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, और इस केस में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल है यहां पर, एग्जाम्पल को बोलते हैं आपका RBC यानी रेड ब्लड सेल इज आइसोटोनिक विद 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अगर हम RBC ले लें, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर देखें, और अगर हम 0.91% NaCl का सॉल्यूशन देखें, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, और उस टाइम क्या कहलाते हैं, उस टाइम हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। दूसरा होता हमारा नंबर 2 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन osmotic pressure of one solution is greater than another, then this is called, क्या कहलाएगा बेटा,
दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, a solution of NaCl greater than 0.91% is hypertonic than RBC। यानी अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसमें NaCl की मात्रा 0.91% से ज्यादा हो, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक होगा एज कंपेयर टू RBC। व्हेन RBC are placed in hypertonic solution, they swell, sorry, they shrink। अगर आपने आरबीसी को एक उसके अंदर रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी। क्यों होंगी, मान लीजिए ये तो आपका क्या है, आरबीसी है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, और यहां हमारा क्या है 0.9% का क्या है सॉल्यूशन है। ये किस चीज का, ये है आपका NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये आरबीसी क्या फ्लूइड है। तो ये जब हमारा क्या होगा, जब हम आरबीसी को इसमें रखेंगे, इसके अंदर, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो आरबीसी के मॉलिक्यूल मूव करेंगे इधर को, ऐसे ऐसे। तो यहां से क्या होगा, लिक्विड निकल जाएगा, यानी जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा और ये पिचक जाएगी। इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन osmotic pressure of one solution is lower than another solution, then they are known as hypotonic solution। when RBC are kept in hypotonic solution, they get swell, फूल जाती हैं वो। क्यों फूल जाएंगी, एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल a solution of NaCl having concentration less than 0.91%, ठीक है, will be hypotonic than RBC। RBC के मुकाबले हाइपोटोनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल हुआ। अब होगा क्या इसके अंदर, मान लीजिए हमने क्या किया, ये हमने क्या ली, आरबीसी ले ली, रेड ब्लड सेल्स, और इसको हमने किसके अंदर पुट कर दिया, NaCl के सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेट 0.91% से कम है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे मॉलिक्यूल हैं किसके, NaCl के, ये अंदर घुसेंगे यहां से, ऐसा समझ लीजिएगा, ये अंदर घुसेंगे ऐसे ऐसे, और जब इसमें अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, ये फूल जाएगी, ठीक है। जिसको बोलते हैं इडीमा, सेल्स का फूल जाना इडीमा कहलाता है, उसको इडीमा बोलेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होती है हमारी, ये हमारे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब आपके यहां से बेटा वो तो निकल चुका है, क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास आपके सिलेबस से खत्म हो गया। अब आप वांटा फैक्टर को समझ सकते हैं कि वांटा फैक्टर क्या होता है। तो वांटा फैक्टर, वांट ऑफ
फैक्टर क्या होगा? द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी is known as वांट हॉफ फैक्टर। इसी को हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। और वांट ऑफ फैक्टर के लिए वैल्यू होती है आपकी I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। यदि I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू लेस देन 1 है, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर 1 के बराबर है तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। और अगर हमारा I की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, तो क्या होगा? एसोसिएशन। और अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन। ठीक है? और इस तरीके से चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है? तो अब अगले टर्न आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है? और चैप्टर आपका बेटा फिनिश हुआ है। ओके, थैंक यू।